हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। Figure A. The direction of the field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Figure B. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, जो कि कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस जितना गैप में वो वहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा है, राइट। द डायरेक्शन मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको सेम रख के, राइट, उसका मैग्नीट्यूड सेम रख के उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम लोग चेंज करवाते हैं। तो पहले डायरेक्शन क्या थी, ऊपर की तरफ थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पर डायरेक्शन जो होगी वो नई डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। यहाँ पर एरो की थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, यहाँ पर जो एरो कीज होगी वो नीचे की तरफ होगी ना कि ऊपर की तरफ, राइट। पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है हमेशा। तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ऊपर से नीचे गिरता है, राइट, तब वहाँ पर कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे गिरने में वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर अब पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन से। पहले इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो पहले फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए मैं पहले इक्वेशन लगा रहा हूँ, दैट इज़ डिस्टेंस। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पर फ्री फॉलिंग बॉडी है, अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है तो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो h इज इक्वल टू सिर्फ बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो हाफ ए टी स्क्वायर में से अब टी स्क्वायर को सब्जेक्ट करेंगे क्योंकि टी फाइंड करना है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन ए आ जाएगा, राइट। तो टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन ए। तो इसीलिए अब हमें इस फॉर्मूला की वजह से टाइम अगर फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। h हमें पता है 1.5 सेंटीमीटर, वो तो दिया गया है, राइट। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए उसकी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, राइट। तो सिंपली फोर्स F इज इक्वल टू एम है, सिंपल ये फॉर्मूला होती है। बट यहाँ पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म में फोर्स तो E इंटू ई। हम ये इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फोर्स। एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड होगा M इंटू ए। अब यहाँ पर सारी बातें इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही है, तो यहाँ पर ए ई, राइट, ए ई इंटू एम ई, एम ई और ए ई लिखना पड़ेगा। तो ए ई को सब्जेक्ट बनाएंगे ए ई, राइट। तो ए ई इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम ई, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ रखेंगे, ये इक्वेशन को मेन इक्वेशन में रखेंगे टी वाले इक्वेशन में। तो टी वाले इक्वेशन में टी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन ई इंटू ई अपॉन एम ई, राइट। अब एम ई ऊपर जाएगा, राइट। तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h एम इंटू ई अपॉन ई इंटू कैपिटल ई। सो ये टाइमिंग की इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर सारी इक्वेशन, सारी वैल्यूज़ रखेंगे। h की वैल्यू हमें पता है h, राइट। फिर एम ई दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31, ई 1.6 इंटू 10⁻19, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ गिवन हियर 2 इंटू 10⁴।
तो सारी वैल्यूज़ रखने के बाद यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ टी ई इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻⁹ सेकेंड, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को गिरने के लिए इतना टाइम चाहिए, 1.5 जितना गैप कवर करने के लिए, राइट। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में हम यही चीज़ प्रोटॉन के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोटॉन का भी सेम फॉर्मूला स्ट्रक्चर होगा, राइट। प्रोटॉन में भी यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू प्रोटॉन का एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन प्रोटॉन का मास आ जाएगा, राइट। सिमिलरली हमारा जो टाइम है उसमें भी टी पी आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो पहले यहाँ पर जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था वो इलेक्ट्रॉन के लिए था, टी ई। अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो टी पी है, मतलब कि प्रोटॉन के लिए। तो टी पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एच इंटू एम पी, राइट, अपॉन ई इंटू ई, राइट। ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर जो टीपी की वैल्यू है, तो टीपी की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए सारी इक्वेशंस में सारी वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पर ये 2 क्या है, 2 इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू h 1.5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻² आएगा। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो दिया गया है 2 इंटू 10⁻4। तो यहाँ पर भी सारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो वैल्यू होगी टीपी वो होगी 1.3 इंटू 10⁻⁻7, राइट, सेकेंड। तो ये प्रोटॉन का टाइमिंग है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर टाइम पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम टाइम ले रहा है प्रोटॉन की कंपैरिजन से। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी नीचे पहुँच जा रहा है, बट जो प्रोटॉन है वो धीरे धीरे नीचे पहुँच रहा है। तो यहाँ पर पहले तो ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमने ग्रेविटी है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर लग रहा है वो नेग्लेक्टेड है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। बट फिर भी अगर हम उसको काउंटिंग भी करेंगे फिर भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी पहुँच जाता है और प्रोटॉन बहुत ही, मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में वो थोड़ा धीरे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड, राइट, 0.1 meter apart. Calculate the electric fields at point A, B and C shown in figure. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, उनका मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड है Q1 का मैग्नीट्यूड है 10⁻⁸ कूलम एंड Q2 का मैग्नीट्यूड है -10⁻⁸ कूलम रिस्पेक्टिवली, राइट। दोनों को हमने यहाँ पर 0.1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ए बी सी पॉइंट पे, ए बी सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ए बी सी। तो पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। Q1 और Q2 यहाँ पर हमने चार्जेस रखा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.1 मीटर, ओके। तो पहले हम लोग फर्स्ट चार्ज की वजह से ए पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी बात कर लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से ए पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू E1A इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला, राइट, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो KQ अपॉन आर स्क्वायर कितना डिस्टेंस है, तो 0.05। तो सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, राइट, इंटू Q वैल्यू दैट इज इट इज़ गिवन 10⁻⁸ कूलम, तो 10⁻⁸ अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है 0.05 होल स्क्वायर, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज़ 3.6 इंटू 10⁻⁴
न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, तो ये फर्स्ट चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सेकंड चार्ज की वजह से, सेकंड चार्ज हमारा नेगेटिव है, कहाँ पर है, ये रहा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो E2A, राइट। तो E2A वहाँ पर मिलने वाला है। तो E2A अगर आप देखोगे तो सेम चार्ज ही मिलेगा, सेम वैल्यूज़ ही मिलेगी क्योंकि चार्ज का वैल्यू सेम है। तो वहाँ पर भी 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, अब उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट की, तो पॉजिटिव के कारण जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव के कारण तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो भी राइट हैंड साइड होगा, क्योंकि नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो दोनों के ही कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वेक्टर सम होगा। तो E1A और E2A दोनों का ही वेक्टर सम करेंगे तो डायरेक्ट ए पे 1 और 2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो दोनों का यहाँ पर सम होगा, तो टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए 3.6 प्लस 3.6 डायरेक्टली 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। ये मिल गया ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वैसे ही हम लोग बी पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पर Q1 की वजह से और Q2 की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जान लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो Q1 की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। Q2 की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 और Q2 की वजह से मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। और दूसरी चीज़ कि Q1 ज़्यादा नज़दीक है तो Q1 की ही डायरेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, क्योंकि Q1 की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो Q1 की डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा वो डायरेक्शन, वो है E1B, मतलब कि B पे फर्स्ट चार्ज के कारण मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखेंगे के क्यू अपन आर स्क्वायर, के ऊपर से के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ चार्ज है 10⁻⁻8 अगेन, राइट, अपॉन आर स्क्वायर मतलब कि 0.05 होल स्क्वायर, जो इक्वेशन थी। अब यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू है सिमिलर 3.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। तो न्यूटन पर कूलम, राइट। अब सिमिलर E2B की बात करें तो E2B सारी वैल्यूज़ रखेंगे। अब E2B के कारण जो डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से पूरा ये डिस्टेंस, तो 0.0.5 0.05 0.05 तो 0.15 आएगा यहाँ पर डिस्टेंस। तो जो ऊपर की टर्म्स है वो सेम होगी, मतलब कि 9 इंटू 10⁹ राइट, इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.15 होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, तो कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर टर्म बचेगी 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, यहाँ पर एक चीज़ मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर -8 नहीं आएगा, बट यहाँ पर +4 आएगा, जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पर फाइंड किया था, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पर +4 आएगा, +4। ओके, अब दोनों ही डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है। तो दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों में ही हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब ये 4 इंटू 10⁻³ है, मतलब एक पावर कम है, तो इनका सब्ट्रैक्शन मतलब कि EB इज इक्वल टू E1B माइनस E2B। तो ये वाला जो टर्म है ना 4 इंटू 10⁻³, इसमें हम लोग 0.4 इंटू 10⁻⁴ करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पावर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴, राइट, और वो होगा न्यूटन पर कूलम।
राइट। तो ये बी पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट। अब सी पे मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सी पॉइंट यहाँ पर है, राइट। तो पॉजिटिव के कारण मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन होगा और नेगेटिव के कारण मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन ये होगी, राइट। अब दोनों का ही वेक्टर सम राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मिलेगा जो कि ई सी है, ओके। तो यहाँ पर पहले E1C एंड E2C दोनों ही एक ही डिस्टेंस पे है, 0.1 मीटर डिस्टेंस पे। तो दोनों का ही वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखूँगा 1E1C इज इक्वल टू E2C इज इक्वल टू, यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन डिस्टेंस भी पता है, के भी पता है, क्यू भी पता है, तो यहाँ पर वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूँगा और वो होगी 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, राइट। तो 9 × 10⁻³ वैल्यू मिली, बट यहाँ पर उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। और रिजल्टेंट तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, ये यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, राइट। तो दोनों ही यहाँ पर 60 डिग्रीज बना रहे हैं। तो दोनों का ही वेक्टर सम करें तो ई सी, टोटल ई सी इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर पूरी फॉर्मूला आएगी ई सी इज इक्वल टू E1C cos π/3 प्लस E2C cos π/3, क्योंकि यहाँ पर 60-60 एंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर cos 60 मीन्स 1/2 मतलब कि ये जो वैल्यू है उसका हाफ करके उसको फिर से ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, मतलब 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है सी पॉइंट पे मिलने वाला। और ये जो सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में होगा, राइट। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट वी नो, राइट। नेगेटिव चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो इनवर्ड डायरेक्शन, मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से, ओके। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर गैप है, राइट, यहाँ पर कोई लाइंस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे जगह पर रेडियली स्प्रेड होता है, वो रेडियली ही स्प्रेड होता है। तो जब कभी भी कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी जगह पर पहुँचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो फोर्स ज़रूर फील करेगा, ओके। अब दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक स्क्वायर लूप लेता हूँ यहाँ पर, राइट, ओके, इतना। तो यहाँ पर और यहाँ पर दूसरा एक स्क्वायर लूप लेता हूँ, दोनों का एरिया सेम लिया है मैंने, राइट। तो इन दोनों का ही एरिया सेम है, इसका और इसका, बट एक स्क्वायर लूप में से 3 मैग्नेटिक फील्ड सॉरी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है एक स्क्वायर लूप में से, और एक स्क्वायर लूप में से सिर्फ एक ही जा रही है। तो जहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जाएगी। और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कम जा रही है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी चार्ज होता है, ये चार्ज है, चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा नज़दीक होती है, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो दूर होती चली जाएगी, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे 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 वीक होता जाता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से वीक होता जाता है, राइट। तो जितने नज़दीक नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ही दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पर
डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द डिस्टेंस एंड इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, के डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होता है और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे भी क्या इफेक्ट होता है, ये यहाँ पर हम लोग समझने वाले। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या लिया, पहले तो एक सॉलिड एंगल लिया, राइट। पहले मैंने सबसे पहले चार्ज लिया। चार्ज क्या करेंगे, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट, अपने चार्ज के हिसाब से। अब यहाँ पर दूसरा, उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉलिड एंगल लिया, तो वो चार्ज एक पर्टिकुलर पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सर्ट करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर पोर्शन में सॉलिड एंगल ध्यान में लिया कि डेल्टा ओमेगा जितना सॉलिड एंगल है, राइट। अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस, मतलब कि R1 डिस्टेंस पे मैंने एक सर्कल ध्यान में लिया कि उस सर्कल में से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पास हो रही है ऐसे। और दूसरा सर्कल थोड़े और डिस्टेंस पे लिया, ज़्यादा डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस पे बड़ा सा सर्कल हो गया होगा अब, राइट, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वो एरिया भी यहाँ पर बढ़ेगा। ओके, तो P1, अगर P1 की बात करें तो P1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू P1 के अकॉर्डिंग, तो वो होगा डेल्टा S1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है यहाँ पर R1 स्क्वायर, राइट। हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया कवर्ड अपॉन रेडियस स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगी। अब मान लीजिए कि उस एरिया, मतलब कि P1 का जो भी एरिया है उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊँ, मतलब कि डेल्टा S1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डेल्टा S1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, राइट, सिंपल। सिमिलरली अब मैं P2 की बात करूँगा, तो P2 के अकॉर्डिंग डेल्टा ओमेगा की फॉर्मूला लिखूँ तो सिमिलरली डेल्टा S2, अब मैंने ये डेल्टा जो S2 है वो एरिया लिखा P2 वाले जो हमने प्लेन सोचा था, सर्कुलर प्लेन, उसके अकॉर्डिंग, तो डेल्टा S2 अपॉन यहाँ पर R2 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो डेल्टा S2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, डेल्टा S2 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल्टा S2, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जो भी एरिया, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया को कवर करती है, कट करती है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। मतलब कि जो भी यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया को जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से पास आउट हो रही है उसका नंबर यहाँ पर फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच पासिस थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया, तो P1 पे वो एरिया पहले फाइंड करेंगे। सो एट P1 number of electric field lines passing through that particular area, okay, तो P1 is equal to total number that passing through that area upon that area, एरिया हमने फाइंड किया था, क्या था, डेल्टा S1, और वो है R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी। सिमिलरली अगर P2 की बात करें तो P2 के कारण यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पर वो फॉर्मूला होगी n, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिमेन सेम। देखो जितना भी P1 से फ्लो हो रहा है, पास आउट हो रहा है, उतना ही P2 से भी पास आउट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर n अपॉन फॉर्मूला होगी R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, राइट, R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। तो ये P2 के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच पासिस थ्रू दैट एरिया। अब आप लोग इजीली इस फॉर्मूलाज में देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें R1 स्क्वायर है और यहाँ पर R2 स्क्वायर है। अब R1 स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू लो है, मतलब कि छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज होगा,
यहाँ पर R2 ज़्यादा है, R2 मतलब कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ जाती है। तो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वीक है। क्यों? डिस्टेंस की वजह से, इस रिलेशन की वजह से, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर दूसरे प्लेन्स अगर एज्यूम करें, जैसे कि R और S, तो R और S दोनों का ही क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, उस दोनों का ही प्लेन का। तो R और S दोनों का ही क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बट फिर भी R चार्ज के नज़दीक है और S चार्ज के दूर है, तो R में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा फ्लो हो रही है, S में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम फ्लो हो रही है। तो R स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है और S वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो E है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तो आगे भी हमने पढ़ा था कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले तो यहाँ पर फिगर समझ लेते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास रखने से क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों को पास रख के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ऑलवेज, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जब कभी भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में रखेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर निकलकर नेगेटिव की तरफ जाता है, राइट। तो वहाँ पर जब कभी भी अगर सिंगल चार्ज हुआ तो सिंगल चार्ज में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी से शुरुआत करेगा और फिर इन्फिनिटी तक वो एंड करेगा, क्योंकि अगर एक ही चार्ज हुआ किसी जगह पर तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, राइट। तो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। फिर सेकंड में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, राइट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अगर गैप है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी टूटती नहीं है, वो ऑलवेज कंटिन्यूस कर्व्स ही लेती है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूटेगी नहीं, वो कंटिन्यूस ही होगी। भले ही दो सिमिलर चार्ज का आप रख लो बट फिर भी वहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूटती नहीं है। वो क्या करती है, वो कंटिन्यूस ही अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करती है, राइट। फिर थर्ड जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट पे कट किया तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमें इस कर्व के टेंजेंट के हिसाब से दो टेंजेंट ड्रॉ करने को मिलेंगे एक ही पॉइंट पे। एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रही है। तो दैट कैन नेवर बी पॉसिबल, दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, राइट। एंड सेकेंड थिंग कि कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं करेगी। क्लोज लूप मतलब कि ये वाली, ऐसे वाली, राइट। आप कोई भी चार्ज ले लो, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ले लो, वहाँ पर तो कोई लूप ही नहीं बनेगी। बट पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ले लो, वहाँ पर भी कोई लूप नहीं है। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी। उसके बाद है टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका सिंपल मीनिंग अगर समझें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर एरिया में से, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक
फ्लक्स बोलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है, राइट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन ऑब्जेक्ट, राइट। प्लेन ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही है। तो ये जो प्लेन ऑब्जेक्ट है उसका जो एरिया है दैट इज़ डेल्टा एस। तो डेल्टा एस जितने ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही है, राइट। अब प्लेन ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसका जो साइड एंगल से हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि डेल्टा एस की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, मतलब कि परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर भी मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट को मैंने स्लांटेड रखा है, तो उसका एरिया वेक्टर भी स्लांटेड में चला जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब कि उसके परपेंडिकुलर, राइट। तो अब यहाँ पर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लक्स की जो फॉर्मूला होती है सिंपल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फाई का यूज़ करते हैं, राइट। तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एस। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और डेल्टा एस भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो होगा ई डेल्टा एस, फिर आएगा कॉस थीटा, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड एस। ई और एस के बीच का जो भी एंगल होगा वो यहाँ पर हमें रखना है। तो मान लीजिए कि जैसे ही थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पर जो फाई होगा तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा। कॉस ज़ीरो मतलब कि ई डेल्टा एस, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला में मिलेगा ई इंटू डेल्टा एस। तो ये अब स्केलर हो गया। मान लीजिए कि जैसे कि जो फाई होता है, सॉरी थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो वहाँ पर फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो यहाँ पर इंटू ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ज़ीरो। तो फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो कोई फ्लक्स नहीं मिलने वाला, फ्लक्स विल बी ज़ीरो, राइट। एक और केस लेते हैं। मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, राइट। तो -1 मतलब कि माइनस ई डेल्टा एस, तो ये फ्लक्स की फॉर्मूला मिलेगी, राइट, माइनस ई डेल्टा एस। सो दैट इज़ फ्लक्स फॉर्मूला। तो ये पूरा फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है कि पर्टिकुलर एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर वो जो एरिया है वो यहाँ पर एरिया आप देख सकते हो कि मैक्सिमम फ्लक्स पाने के लिए वो एरिया परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, तो ही मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। तो परपेंडिकुलर सरफेस में से जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा तब मैक्सिमम फ्लक्स मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन है, राइट। और उस प्लेन का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, जैसे कि एक प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, डेल्टा वेक्टर एस। बट उसको अगर मुझे स्केलर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिख लूँगा स्केलर, बट स्केलर के साथ एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एरिया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला क्या लिखते थे फ्लक्स की, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा लिखते थे, राइट।
तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, इसका पर्टिकुलर परफेक्ट मतलब जो है वो क्या होगा, तो ई जो है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, राइट, ई मल्टीप्लाई विथ डेल्टा एस एंड ई का जो भी प्रोजेक्शन होता है, ई प्रोजेक्शन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि ई परपेंडिकुलर इनटू डेल्टा एस, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सरफेस यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होता है जो भी सरफेस में से, उसका प्रोजेक्शन देखते हैं, मतलब कि उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो ई का यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, राइट। या फिर अगर ई का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन नहीं देखते तो यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि ई इंटू डेल्टा एस परपेंडिकुलर, राइट। अब आगे चल के हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो यूनिट ऑफ फाई वो होगा, सिंपल फॉर्मूला पर से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, राइट। सो दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा और जानेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। अब नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट में से मैं इसका पूरा फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूँ। तो पूरा फ्लक्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया कि ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको कन्वर्ट किया। अब सारे एलिमेंट्स की जो एरिया है, जो यूनिट एरिया है, वो सेम लिया, राइट। सेम यूनिट एरिया वाले सारे एलिमेंट्स मैंने ले लिए। अब सेम यूनिट एरिया ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगा हमें। तो वहाँ पर फ्लक्स हम लोग फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि सारे एरिया एलिमेंट सेम है, सिमेट्री में है। तो सिग्मा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस, राइट। तो यहाँ पर सिग्मा यूज़ करने से पूरा फ्लक्स मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है और डेल्टा एस भी लगभग यहाँ पर सारी जगह पे कांस्टेंट मिलेगा, राइट। अब डेल्टा एस हमने यहाँ पर छोटी वैल्यू का लिया है, राइट। छोटी वैल्यू का जो डेल्टा एस होता है तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा एस विच इज़ टेंस टू ज़ीरो, मतलब कि डेल्टा एस ज़ीरो के नज़दीक है बट ज़ीरो नहीं है, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमने उसको इंटीग्रेट किया है, उसको ऐड किया है। तो इससे भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल पहले तो नाम से ही पता चल जाता है कि डाइपोल मतलब कि दो पोल्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल दो पोल्स, कौन से दो पोल्स, तो एक पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ और दूसरा जो है वो है नेगेटिव चार्ज का बना हुआ, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल हो गए। अब यहाँ पर जो डाइपोल है उस डाइपोल को दो पोल से बना हुआ है, तो उनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है, राइट। वो डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, वो है 2a, 2a जितना डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पर डाइपोल की अगर टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज ऑब्वियसली क्या होगा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, ज़ीरो। टोटल चार्ज तो ज़ीरो होगा। कोई भी डाइपोल, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो टोटल चार्ज वो होगा ऑलवेज ज़ीरो, राइट। अब यहाँ पर जो भी डाइपोल है उसका हमें कोई सेंटर पॉइंट मिलेगा, राइट। यहाँ पर सेंटर पॉइंट मान लीजिए कि ये है, तो वो सेंटर पॉइंट हमारे डाइपोल का सेंटर है, मतलब कि मिड पॉइंट हमारे डाइपोल का सेंटर हो जाएगा, राइट। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़, कोई जो भी डाइपोल है उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन हमने सिंबल लिया है पी, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी देखेंगे। तो वेक्टर पी इज इक्वल टू, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 2a वेक्टर क्वांटिटी आएगी, राइट। लेंथ जो है दोनों
पोल्स के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के बीच उसका लेंथ है वेक्टर 2a, राइट। तो 2a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मतलब कि q। सो ये हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेशन। अब उसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, थोड़ा उल्टा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको याद रखना है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा होगा, राइट। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल समझेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मिक्स इफेक्ट होगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, राइट। तो मैं पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा डायपोल की वजह से उसका एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सियल पॉइंट, राइट। तो एक्सियल पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तो यहाँ पर दो चार्ज है, एक तो नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों की वजह से पी पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा ये भी ध्यान में आप लोग को रखना है। तो आर, और ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा, क्योंकि 2a अगर पूरा डिस्टेंस है तो मिड पॉइंट से q तक का डिस्टेंस ये होगा, तो r प्लस ए पूरा माइनस क्यू टू पी जितना डिस्टेंस होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन अब लिखूँगा, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन पूरा डिस्टेंस, और वो पूरा डिस्टेंस है r प्लस ए होल स्क्वायर, राइट। ये पूरा डिस्टेंस हो गया p हैट। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से p पर मिलने वाला डिस्टेंस इतना ही डिस्टेंस है, तो ये r में से अगर मैं इतना डिस्टेंस कट कर दूं तो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, तो r माइनस ए करना है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी E प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू पी हैट अगेन, राइट। तो ये E माइनस क्यू एंड E प्लस क्यू दोनों का यहाँ पर हमें इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के कारण ऑपोजिट, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो सब्ट्रैक्शन के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, बट एक्चुअली उसको बोलते हैं वेक्टर सम, राइट। तो E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू वेक्टर सम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया दोनों को, राइट। अब यहाँ पर दोनों में ही एक क्वांटिटी कॉमन है, उसको कॉमन निकालेंगे, और वो है के इंटू क्यू, दोनों ही कॉमन है के क्यू, राइट। अपॉन 1 अपॉन पॉजिटिव क्यू के कारण जो मिल रहा है वो पॉजिटिव है, तो आर माइनस ए होल स्क्वायर, राइट। फिर माइनस, क्योंकि जो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो अपोजिट है, तो 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, राइट। तो ये इक्वेशन मिल रही है इंटू पी हैट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू के क्यू, राइट, ब्रैकेट। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में यहाँ पर आर प्लस ए, राइट, होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये इक्वेशन पूरी बन जाएगी आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में इज इक्वल टू के क्यू, राइट, इसको एक्सपांड करना है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA एक्सपांड कर लिया। अब मैं नेगेटिव अंदर साइन में ब्रैकेट के अंदर भी रखूँगा,
तो आर स्क्वायर नेगेटिव आएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2 इंटू आर इंटू ए, राइट, अपॉन एज इट इज आर माइनस ए होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए होल स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी की जो टर्म है वो लिखेंगे तो के क्यू ब्रैकेट 2RA प्लस 2RA 4RA मिलेगा, 4RA अपॉन, अब नीचे की जो टर्म है वो कैसी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी है, बट सिर्फ स्क्वायर ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, रेस टू स्क्वायर के कारण यहाँ पर रेस टू स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये पूरी फॉर्मूला बन गई। अब यहाँ पर के की वैल्यू है वो रखेंगे, तो के की वैल्यू वो होती है 4πε0, तो 4Q इंटू आर इंटू ए अपॉन 4πε0। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आर है जो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ए। ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है इस डिस्टेंस के हिसाब से, तो इसीलिए यहाँ पर ए को नेगलेक्ट कर देंगे और आर को रखेंगे, तो आर रेस टू क्या होगा, स्क्वायर टू स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आर रेस टू 4, तो ए स्क्वायर, अगर ए छोटा है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा और उसका फोर्थ पावर भी बहुत छोटा हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पर एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, राइट, तो इसका सिंप्लीफिकेशन जो मिला वो यहाँ पर लिखेंगे, तो वो होगा 4QA अपॉन 4πε0 इंटू आर इन रेस टू 3, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है ऑन एक्सियल पॉइंट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन होता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी यूनिट वेक्टर, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट में पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा ई प्लस क्यू, पॉजिटिव क्यू की वजह से, राइट। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है, पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। फिर से दोनों चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस है, 2a जितना डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में मिलने वाला है, नेगेटिव चार्ज पे के कारण पी पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट। दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट में जो रिजल्टेंट होगा वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ई पॉजिटिव क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये टर्म कहाँ से आई, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ये डिस्टेंस आर है और ये ए है, तो ये पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनियस हुआ, तो ये हाइपोटेनियस वाला डिस्टेंस है, राइट। सिमिलरली दूसरा यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे ई माइनस क्यू, तो ई माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू चार्ज, राइट, क्यू चार्ज अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ, अरे हाँ राइट, हाइपोटेनियस हो गया, ये अपॉन ये प्लस ये, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनियस, राइट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट होगा, जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा में आएगा, इसका भी एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा में आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट हैंड साइड है, इसीलिए इक्वेशन में नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ई प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा पी हैट, राइट। अब सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर इक्वेशन हमारी बनेगी, वो होगी 2QA, दोनों का सम होगा, राइट, तो 2QA आ जाएगा अपॉन 4πε0
एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2, राइट। तो क्वेश्चन है कि ये टर्म कहाँ से आया, तो कॉस थीटा वाला टर्म अगर ध्यान में लें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, मतलब कि ए वाला टर्म अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2, राइट। तो 1/2 और ये वाले टर्म्स तो है ही, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रेज टू 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कॉस थीटा की वजह से, राइट, और दोनों का सम है इसीलिए 2 आ जाएगा आगे। अब यहाँ पर फिर से r इज़ मच ग्रेटर देन a, तो a को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो a कैन बी नेगलेक्टेड। तो पूरी इक्वेशन अब बचेगी 2 इंटू क्यू इंटू ए, ऑफकोर्स आगे नेगेटिव भी है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, और यहाँ पर r रेज टू, राइट, r रेज टू क्या होगा, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और r रेज टू 3 आएगा, तो r रेज टू 3 एंड p हैट जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नाउ वी नो दैट p इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला क्या है, 2aq। अगर p वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर p हैट आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं, राइट। तो इसकी इक्वेशन अब थोड़ी सी चेंज होगी एंड यहाँ पर वो इक्वेशन आएगी 2 इंटू वेक्टर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। सॉरी, यहाँ पर एक टर्म नहीं आएगी, 2 नहीं आएगी, क्योंकि 2aq का ही इक्वेशन है, तो 2 यहाँ पर नहीं आने वाला, राइट, क्योंकि 2aq, तो 2aq तो हमने यहाँ पर रख दिया, ये वाला 2aq मतलब के वेक्टर p, राइट। तो वेक्टर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू r3, तो ये वाली टर्म होगी इक्विटोरियल पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी ये इक्वेशन है, राइट। सो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मिला, और जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर हमने दो चीज़ जो है ऑब्जर्व की कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से मिलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब होता है, राइट। वो r क्यूब की हिसाब से डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, राइट। तो यहाँ पर डायपोल की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिर्फ r पे डिपेंडेंट नहीं है, बट r और p के बीच जो एंगल है r और p, मतलब वेक्टर r और वेक्टर p के बीच का जो एंगल है थीटा, उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा हमें वैल्यू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली r इंटू पी कॉस थीटा, तो फिर थीटा अगर चेंज होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, राइट। ओके, अब डायपोल का जो साइज़ है, मतलब कि 2a टेंस टू 0, डिस्टेंस बहुत ही कम होता जा रहा है, राइट। और जो q है दैट इज़ टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है q की वैल्यू, तो 2a बहुत ही ज़ीरो की तरफ जा रहा है और q इन्फिनिटी, मतलब चार्ज इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो p इज़ इक्वल टू 2a इंटू क्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, राइट। तो जैसे ही हम लोग एज्यूम करेंगे 2a टेंस टू 0 एंड q टेंस टू इन्फिनिटी, तब उस डायपोल को हम लोग बोलेंगे पॉइंट डायपोल, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है। डिस्टेंस अगर कम है तो दोनों ही चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, दोनों ही लगभग एक दूसरे पे इंटरसेक्ट होंगे, तो इंटरसेक्ट होते हुए डायपोल को हम लोग बोलेंगे पॉइंट डायपोल।